कर रहा आप छोड़ देते हैं, होगा ही नहीं। लेकिन फिर ये सोचते थे कि क्यों शुरू किया ये, क्या आखिर वजह क्या थी कि पहले पढ़ने बैठे थे। फिर जब उस चीज़ के बारे में सोचते थे तो लगता था नहीं, एटलीस्ट ट्राई करते हैं एक बार और, दोबारा बैठ जाते हैं। आसपास से ही मोटिवेशन लिया करते। यूपीएससी मांगती है पर्सनैलिटी कि आप प्रेशर को कितना हैंडल कर सकते हैं पॉजिटिवली। मेंटलिटी का गेम है शुरू से लेकर एंड तक, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक। यूपीएससी को बिल्कुल नॉलेज नहीं चाहिए। यूपीएससी को चाहिए क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने के बाद आप पे बहुत प्रेशर होगा काम करने का, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, हर तरह का मेंटल प्रेशर होगा, फैमिली प्रेशर होगा, फ्रेंड्स पीयर्स प्रेशर होगा। उन प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, इसलिए सिलेबस इतना बड़ा है कि ये इतना प्रेशर डालता है कि यू गेट यूज टू हैंडलिंग दैट प्रेशर। तो यूपीएससी देखती है कि आप प्रेशर को पॉजिटिवली कैसे हैंडल करते हैं, कितनी प्रीलिम्स में किसी को भी पूरा पेपर नहीं आता, टॉपर को भी पूरा पेपर नहीं आता। आपको अपनी बेसिक नॉलेज का यूज़ करके, अपनी इंस्टिंक्ट पे फील करके, ट्रस्ट करके अपने आप पे एक कैलकुलेटेड गैस भी मारना होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के अलावा और भी आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप मैसेज और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया वीडियो देखने का। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमारे साथ सर है जिनका यूपीएससी सीएससी 2021 में 101 रैंक के साथ चयन हुआ है। इनसे बात करते हैं कि आखिर यूपीएससी के लिए इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी, बुक लिस्ट, टाइम टेबल, मोटिवेशन, आखिर जानते हैं इन सर से। हेलो सर, सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम लक्ष्य आनंद है और मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करी 2019 में। उसके बाद मैंने 2020 में हिस्ट्री से एमए करी है रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से, और जो अभी पिछले हफ्ते ख़त्म हुई है। और मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी 2019 के अंत में शुरू की थी अपनी इंजीनियरिंग के बाद, और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। ओके सर, बात करते हैं कि आखिर आपने यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है कब से स्टार्ट की। जैसे मैंने अभी बताया कि 2019 के एंड से मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, नवंबर दिसंबर के महीने से, और मैं लगभग तैयार हो गया था 7-8 महीने के बाद। ओके सर, बात करते हैं कि आखिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स है जो तैयारी करते हैं, किसी भी काम को जब शुरुआत करते हैं बहुत कठिनाई आती है, कठिनाइयों का फेस करना पड़ता है। तो आपने जब तैयारी शुरुआत की थी तब आपको बुक लिस्ट के बारे में पता करना पड़ा कि आखिर क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करूँ, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली के अंदर बहुत सारी कोचिंग है, स्टडी मटेरियल है। तो आपने कैसे अपना स्टडी मटेरियल चूज़ किया। तो मैंने कहीं कोचिंग तो नहीं ली क्योंकि मैं ले नहीं सकता था, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतनी महंगी कोचिंग। लेकिन हाँ, मुझे जो बुक लिस्ट वगैरह हैं या जो भी मटेरियल था वो मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रोवाइड किया था। उसने मुझे कहा था कि ये पढ़िए, और वो मेरे लिए मटेरियल लाती भी थी, तो मैं बस वही पढ़ता था। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या पढ़ना है, तो मैंने उसको फॉलो किया और वही पढ़ा मैंने बस बुक लिस्ट के लिए। ओके सर, बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के। प्रिपरेशन के दौरान टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यूपीएससी में लोग कहते हैं कि 17-18 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है, कोई 4-5 घंटे पढ़ाई करके क्रैक कर सकता है। लेकिन आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट बनाया अपना। देखिए, ये तो दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं, 4-5 घंटे और 17-18 घंटे, ऐसा दोनों ही नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं 8 से 10 घंटे पढ़ता था रोज़ाना। 10 महीने तक तो मैं लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ा था बिना किसी दिन को छोड़े। टाइम मैनेजमेंट की बात रही, जाहिर सी बात है मोनोटोनस हो जाता है, काफ़ी बोरिंग हो जाता है रोज़ पढ़ते सेम चीज़। तो मैं 2 चीज़ें करता था। एक तो मैं अपने दिन को डिवाइड कर लेता था 4-5 हिस्सों में, तो अलग अलग हिस्से में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता, जैसे 9 से 12 मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर 12 से 2 मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, ऐसे करके मैं, तो इससे मोनोटोनस नहीं रहते थे। फिर बीच बीच में मैं आधे घंटे का ब्रेक भी ले लिया करता था, और उन ब्रेक में वो करता था जो मुझे पसंद था, जैसे मैं कविताएँ पढ़ लेता था, या चेस खेल लेता था, या फिर मैं लेटर लिख लेता था किसी के लिए। तो ये सब से मेरे को थोड़ा रिफ़्रेशिंग भी होता था। तो टाइम मैनेजमेंट में मेरे को लगता है कि ऐसा रिग्रेस फॉलो नहीं करना चाहिए। आप चाहे दिन में 4-5 घंटे पढ़िए, लेकिन आप रोज़ पढ़िए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ड्यूरेशन मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है। ओके, तो जैसे कि बताया आपने कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि सर यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत सारे एस्पिरेंट्स या टॉपर्स बताते हैं कि इसके अंदर ये है कि माइंड डाइवर्ट आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल लगातार हमेशा होना चाहिए। तो सर कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि सर पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आई होगी कि आज मन नहीं कर रहा है, नहीं, फिर भी आपने अपने आप को मोटिवेट करके कैसे पढ़ाई को निरंतर किया। हाँ, यकीनन ऐसा कई बार होता है कि अब मन नहीं कर रहा, आप छोड़ देते हैं, होगा ही नहीं। लेकिन फिर ये सोचते थे कि क्यों शुरू किया ये, क्या आखिर वजह क्या थी कि पहले पढ़ने बैठे थे। फिर जब उस चीज़ के बारे में सोचते थे तो लगता था नहीं, एटलीस्ट ट्राई करते हैं एक बार और, दोबारा बैठ जाते हैं। आसपास से ही मोटिवेशन लिया करते थे जो मेहनती लोग हैं। मेरी नानी हैं, वो काफ़ी मेहनत करती थी, तो
सोचते थे कि यार जब ये इतना मेहनत इस उम्र में कर सकते हैं तो मैं तो हुई क्या। इस तरह से मोटिवेशन लेके पढ़ा करते थे और एक पॉजिटिव अप्रोच रखते थे, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रही, और एट द एंड ऑफ द डे वही है जो मुझे हेल्प किया, जो मेरी पॉजिटिविटी है। ओके, जिस दिन 30 मई का वो दिन जिस दिन आखिर आपका IAPS बनने का सपना पूरा हो गया था, आखिर जो आपने इतनी मेहनत कितने दूसरे अटेम्प्ट में सफलता हासिल की, उस दिन आपको आपके अंदर कैसा लगा और आपके पेरेंट्स को कैसा लगा सर? सभी यकीनन बहुत खुश थे, एक बहुत खुशी का पल था वो। बहुत बिजी भी हो गए उस दिन के बाद से, व्यस्तता भी रह गई। कई कॉल्स, कई मैसेजेस जिनका रिप्लाई नहीं दे पाए अभी तक भी। अभी तक सिंक इन कर रहे हैं फीलिंग को कि कैसा लग रहा है। कभी कभी अनरियल लगता है, मगर यकीन तो था कि निकलेगा, लेकिन इतनी अच्छी रैंक से निकलेगा ये नहीं यकीन था। ओके सर, आखिर आपने 101 रैंक पाकर अपने IAPS बनने का सपना पूरा किया, तो इसमें आपको क्या लगता है कि यूपीएससी क्या मांगती है स्टूडेंट से? यूपीएससी मांगती है पर्सनैलिटी, कि आप प्रेशर को कितना हैंडल कर सकते हैं पॉजिटिवली। मेंटलिटी का गेम है शुरू से लेकर एंड तक, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक। यूपीएससी को बिल्कुल नॉलेज नहीं चाहिए। यूपीएससी को चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने के बाद आप पे बहुत प्रेशर होगा काम करने का, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, हर तरह का मेंटल प्रेशर होगा, फैमिली प्रेशर होगा, फ्रेंड्स पीयर्स प्रेशर होगा। उन प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, इसलिए सिलेबस इतना बड़ा है कि ये इतना प्रेशर डालता है कि यू गेट यूज टू हैंडलिंग दैट प्रेशर। तो यूपीएससी देखती है कि आप प्रेशर को पॉजिटिवली कैसे हैंडल करते हैं, कितनी कॉन्फिडेंस के साथ। आप फेल होते हैं तो फेलियर को कैसे लेते हैं, सक्सेस पाते हैं तो सक्सेस को कैसे लेते हैं, और हर समय आपको न्यूट्रली रहना चाहिए और एक पॉजिटिव टिल्ट होनी चाहिए आपकी कि कोई बात नहीं, अगर हम कम मार्क्स भी आया कोई दिक्कत नहीं, अगली बार हम और मेहनत करेंगे। तो ये एक चीज़ है जो यूपीएससी देखती है। ओके सर, जैसा कि आपने बताया सेकंड अटेम्प्ट में आपकी सफलता हासिल की, तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेंस हुआ, क्या हुआ, क्या तक पहुंचे? मेरा प्रीलिम्स सी सेट रह गया था 0.3 मार्क्स से। मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, मुझे पूरा यकीन था मेरा जीएस निकल जाएगा। जब मैं पेपर देके आया और वो निकल भी गया था, लेकिन फिर मेरे को ये लगा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैथ्स तो क्या ही चीज़ है, और मैं ओवर कॉन्फिडेंट होके बहुत बचकानी गलतियाँ करके आया। तो वहाँ से मैंने सीखा कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इस बार मैं नहीं रहा। ओके सर, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि प्रीलिम्स जो एक स्टेज है बहुत टफ स्टेज है, क्योंकि जब यूपीएससी में जब से कम 5 से 7 लाख स्टूडेंट जो एग्ज़ाम अपीयर होते हैं, मतलब 2 लाख समथिंग, तो उसके बाद में जो सबसे जितने कम लोगों को, जैसे 20,000 लोगों को लेते हैं, तो आखिर इसमें क्या क्या मतलब स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? मेरा भी यही मानना है कि प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा टफ स्टेज है, क्योंकि प्रीलिम्स लक पे भी बहुत डिपेंड करती है, और कई बार काफ़ी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स जो हैं वो रह जाते हैं। 10 लाख में से 8-10 हज़ार हर बार सेलेक्ट होते हैं, तो इट्स वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि आप सेलेक्ट हो। तो स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप कॉन्फिडेंट होके जाइए। आपको ये मन में रखना है कि मेरा ये प्रीलिम्स निकलेगा ही इस बार। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होइए, बट ऑप्टिमिस्ट रहिए कि ठीक है निकल जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में किसी को भी पूरा पेपर नहीं आता, टॉपर को भी पूरा पेपर नहीं आता। आपको अपनी बेसिक नॉलेज का यूज़ करके, अपनी इंस्टिंक्ट पे फील करके, ट्रस्ट करके अपने आप पे एक कैलकुलेटेड गेस भी मारना होगा कई बार, और एक आध नंबर से ऊपर नीचे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए। ये एक लौती सलाह है जो मैं प्रीलिम्स के लिए देना चाहूँगा। ओके सर, अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ जो अपनी हॉबीज़ थे उसको आप कैसे मेंटेन करते थे और हॉबीज़ का कैसे आनंद लेते थे अपनी लाइफ में? मैंने बताया कि जब मैं बोर हो जाता था या मोनोटोनस हो जाती थी प्रिपरेशन, तो मैं जनरली वही करता था जो मुझे शौक है करने का। कविताएं पढ़ता था, खत लिखता था, चेस खेलता था। तो एक तरह से वो हमेशा साथ रहे था मेरे। और जब भी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में थोड़ा थकता था, इनफैक्ट उन्होंने मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्प भी किया, मेरी हॉबीज़ ने, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट, एस्से पेपर, ये सब काफ़ी लिटरेचर से रिलेटेड हैं, और ये सब मेरी हॉबी हैं, पढ़ना वढ़ना। तो मुझे लगता है कि हॉबीज़ हमेशा साथ रही थी और एक प्रिपरेशन का पार्ट बन के ही रही थी। आपकी हॉबीज़ भी आपका प्रिपरेशन के पार्ट बन के रह सकती हैं, आपको मोटिवेट कर सकती हैं, आपको रिफ्रेश कर सकती हैं। ओके सर, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है और उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की? मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था। अमूमन लोग हिस्ट्री लेने से डरा करते हैं, क्योंकि स्कोरिंग नहीं माना जाता। 260-270 आने में बड़ी बात मानी जाती है हिस्ट्री में। मगर मैंने इसलिए हिस्ट्री लिया था क्योंकि वो सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद था। मैं उस सब्जेक्ट को घंटों तक बैठ के पढ़ सकता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वही लेना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आपको ये नहीं देखना चाहिए कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑप्शनल आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे कितना स्कोरिंग हो, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा। हिस्ट्री का सिलेबस तो सबसे ज़्यादा होता ही है। हिस्ट्री के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे जो मुझे बहुत हेल्प किए, और मुझे लगता है कि किसी भी ऑप्शनल में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू।
ओके सर, बात करते हैं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग होती है, क्योंकि सर मेंस में जो लिखते हैं वही आपको टॉप रैंक दिलाने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, क्योंकि आज आपकी कितनी आंसर राइटिंग है। तो सर कहीं ना कहीं सर मेंस की सर आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा टिप्स दे दीजिए एस्पिरेंट को। मेंस की आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा। मैं प्रीलिम्स के बाद से रोज़ 3 घंटा आंसर राइटिंग करता था, मेंस तक 90 दिन तक। तो उसने मेरी 2 चीज़ में मदद करी। एक तो मेरी हैंड राइटिंग स्पीड बढ़ी, जो कि बहुत स्लो थी पहले, इतनी बड़ी कि मैं एक्चुअल पेपर में सारे क्वेश्चन और सारे पेपर भर पाया, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है मेंस में, क्योंकि पेपर इतना लेंथी होता है। दूसरी, मुझे चीज़ें याद रहती थी लिखने से, तो रिटेन कर पाता था, जैसे सवाल आता था बिना सोचे आंसर लिख सकता था। तो मेंस की आंसर राइटिंग जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए। आपको स्ट्रक्चर करना चाहिए आपका आंसर। कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस के कीवर्ड का टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए। डिमांड को समझना चाहिए क्वेश्चन की। क्वेश्चन में जैसे लिखा है इवेल्युएट, तो इवेल्युएशन मीन्स आपको एक्सप्लेन करना है उसके कोजेस, कंसिक्वेंसेज और मेन बॉडी। अगर उसमें लिखा है क्रिटिकली एनालाइज, तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीचर्स उसके दिखाने हैं। तो उसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पेपर को पूरा करना एक सबसे सर्वप्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट की मेंस में। ओके सर, बात करते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो गांव में रहकर तैयारी करते हैं, उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है, तो अपने आप के अंदर के नॉलेज को कैसे इंप्रूवमेंट लाए। देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया वगैरह का ज़माना है, तो मुझे लगता है कि गांव में रहकर भी आप लोग इंटरनेट से काफ़ी कुछ मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। मैंने भी कोचिंग नहीं ली, मैं शहर में रहता हूं, लेकिन फिर भी मैंने जितना कुछ मटेरियल यूज़ किया प्रिपरेशन के लिए, उसमें से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल था। तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा लीजिए। टेलीग्राम पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है आजकल। आपको क्वेश्चन पेपर्स तक मिल जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के अलावा और भी आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप मैसेज और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।